इस कहानी के लेखक है संजय कामले। है दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। रात के करीब 12 बज चुके हैं। आज फिर एक बार आपके सामने YouTube लाइव में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 5 जगहों पर हमने पूरी रात बिताई, पर हमें कोई डरावनी बात नजर नहीं आई और ना सुनाई दी। इसके साथ हमारा यकीन और ज्यादा मजबूत हो चला है कि भूत प्रेत आत्मा सब कुछ बकवास है, ना इनका कोई वजूद है, ना ये कहीं मौजूद है। तो मैं आज इस नई जगह पर पहुंचा हूँ। शर्त के मुताबिक हर बार की तरह यहाँ पर रात बितानी है। तो आप तैयार है न्यू एडवेंचर के लिए? तो चल। इंटरनेट कनेक्शन कटने से YouTube पर कल रात अपलोड की हुई वो वीडियो एक ही जगह रुक गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और मोबाइल वैसे ही अपने हाथ में पकड़कर कार की खुली खिड़की से उदासी भरी निगाहों से बाहर झांकने लगी। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सफेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के लड़के लड़कियां जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले नजरों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि उस जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद किसी भी जंगली जानवर की आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही थी और ना ही पंछियों की आवाज आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी उस इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह आकर रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से बाहर निकलने लगे। सब हैरान नजरों से सिर्फ चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था। उस इलाके को गौर से देखते हुए सभी चलते चलते बंगले के गेट से अंदर आए और सीढ़ियां चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से एक लड़के ने सामने वाला पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे से जैसे ही अंदर की ओर धकेला, कर आवाज करते ही वो दरवाजा आधा ही खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद काफी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफी फीका पड़ चुका था। शायद कई सालों से वो इस तरह आग उगलती धूप, हड्डियां जमाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश को अरसे से झेलते हुए भी शान से अपनी जगह मजबूती से खड़ा था। राहुल! एक दोस्त ने आवाज लगाई और बंगले के भीतर चारों ओर नजरें घुमाते हुए चलने लगा। उसकी आवाज खाली बंगले की सुनसान पड़ी दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर घूमने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सुनैना भी आवाज लगाते हुए बंगले के भीतर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद भी सभी को अजीब सा डर लग रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को उस बंगले के हर एक कमरे में, बाथरूम में, लकड़ी की अलमारी में, मतलब जहां छुपने की जगह है वहां ढूंढने की कोशिश करने लगे। और राहुल कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। न ही उसके होने की कोई निशानी उन्हें मिल रही थी। उसका मोबाइल तो कल रात से ही बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा भी। सब कुछ गायब था। ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो गए। तभी राधिका को उस बंगले में एक अजीब सी मनहूसियत महसूस होने लगी और थकान के कारण उसे चक्कर आने लगा। राधिका की हालत देखकर सचिन ने कहा, शायद हमें अब चलना चाहिए। नाराज होकर खाली हाथ सब दरवाजे से बाहर निकले। सुनैना की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी जैसे उन्हें कोई उस बंगले के नीचे बने तहखाने के बंद झरोके से देखने लगा। काले अंधेरे में हल्की रोशनी से वो लाल आंखें काफी डरावनी लग रही थी। वो आंखें
सभी दोस्तों को घूरे जा रही थी, पर बंगले के नीचे उस जगह किसी का ध्यान नहीं गया। सब आपस में बात करते हुए अपनी कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नजर पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक घना जंगल, छोटे बड़े पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियां, जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंकों से पेड़ के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे किसी कागज पर बना चित्र। ये सब देखकर विवेक ने कहा, यार, दिन के उजाले में तुम लोग साथ होने के बावजूद मेरी फटी पड़ी है। राहुल अकेला पूरी रात इस जगह रहा था, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सचिन ने गाड़ी शुरू की। जंगल की कच्ची सड़क से उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सुनैना ने एक नजर उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तहखाने से वो दो आंखें अभी भी सुनैना को घूरे जा रही थी। सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। सभी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में इंस्पेक्टर साहब को बताया। गायब हो गया? मतलब? इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नजरों से सबकी ओर देखा। विवेक एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बता रहा था। बगल की कुर्सी पर बैठी सुनैना को अपना सर पकड़े रोता देख राधिका ने उसको थोड़ी हिम्मत दी। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे सिरकते हुए छत पर धीरे धीरे घूमने वाले पंखे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, शर्त? अकेले रात बिताने की शर्तें, वो भी ऐसी जगह जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब इस तरह से चुपचाप खड़े थे जैसे वे खुद को ही कसूरवार मान रहे हो। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और हवलदार से कहा, हवलदार, इनकी एफआईआर रजिस्टर कर लो। आप लोग जा सकते हो। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो जरूर बताएंगे। सर, कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिक्र मत कीजिए। वैसे राहुल के घर वालों को उसके लापता होने के बारे में जानकारी है? इंस्पेक्टर साहब की वो बात सुनकर सब गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, पर उसके घर वाले सुबह से हम सबको कॉल करके राहुल के बारे में पूछ रहे हैं। तो तुम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा वो हमारे साथ नहीं है। अगर सच्चाई बता देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते। वैसे भी उसके लापता होने के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। उसने तो इंटरनेट पर इस बंगले के बारे में जानकारी ली थी। उसे भूतिया चैलेंज लेने की और ऐसी जगहों की पड़ताल करने की आदत थी। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसी अजीबोगरीब जगह की पड़ताल की है। यूट्यूब पर आप उसका चैनल भी देख सकते हैं। बोलते हुए विवेक ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हुए इंस्पेक्टर साहब के सामने अपना मोबाइल रख दिया। ये देखिए सर। वीडियो में राहुल रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई पुराना खंडहर या फिर बंगला नजर आ रहा था। अपने हाथ में डिजिटल कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही वह उस जगह और वक्त के बारे में जानकारी भी दे रहा था। तो ये है तुम्हारा दोस्त राहुल? इंस्पेक्टर साहब की करारी आवाज सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई। सभी दोस्त नाराज होकर अपने अपने घर चले गए। किसी का भी अपने काम में मन नहीं लग रहा था। सुनैना सबसे ज्यादा दुखी थी क्योंकि राहुल और सुनैना एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सुनैना के लाख मना करने पर भी राहुल ने विवेक के साथ लगाई वो शर्त एक्सेप्ट की, जिसका नतीजा उन सबको भुगतना था। राहुल के माँ बाप सुबह से फोन करके अपने बेटे के बारे में पूछ रहे थे, मगर उनके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। रात हो गई। सुनैना गुमसुम सी डाइनिंग टेबल से सटी कुर्सी पर कहीं नजरें गड़ाए बैठी थी। सुनैना बेटा, क्या हुआ? पापा ने प्यार से सुनैना के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं लग रही है पापा, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। बेटा, कुछ तो खा लो। भूखे पेट सोओगी तो नींद नहीं आएगी। भूख नहीं है पापा। सुनैना की उदासी भरा चेहरा देखकर माँ ने कहा, सुनैना बेटा, राहुल अभी छोटा बच्चा थोड़ी ही है।
अपने दोस्तों के साथ कहीं गया होगा नए एडवेंचर की तलाश में। आ जाएगा वापस, तुम चिंता मत करो। माँ की बातें सुनकर सुनैना थोड़ी मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोते हुए अपने बेड पर लेट गई। रह रह कर उसे राहुल की याद आ रही थी। अपना मोबाइल लिया और राहुल को फोन करने लगी। पता था कल रात से ही उसका मोबाइल बंद है, पर दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मोबाइल स्विच ऑफ था। मोबाइल बेड पर रखकर वो उसकी यादों में रोने लगी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताना, उसके बाइक पर बैठकर दूर पहाड़ों की सैर करना, फिल्म देखना, कड़ाके की ठंड में भी रात को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खाने के लिए बाइक पर शहर में घूमना। एक पल में सब कुछ बदल गया। राहुल, कहाँ हो तुम? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? राहुल, ये लाइट को क्या हुआ? शायद कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इसीलिए पूरे इलाके की बिजली चली गई है। ये क्या हो रहा है और ये जगह कौन सी है? सुनैना इतनी डर गई थी कि वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई। डर के कारण उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। कितना अजीब डरावना सपना था। खुद से बात करते हुए उसने अपना सर पकड़ा। शायद राहुल के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से उसे ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। लंबी सांस लेते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा और सन्न रह गई। डर के मारे उसकी आवाज ही दब गई। वो डिजिटल कैमरा खिड़की में उसके बिल्कुल पास रखा हुआ था। सड़क की दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड से कुछ बर्गर और आइसक्रीम लेकर दौड़ता हुआ विवेक सड़क की इस तरफ आ गया। सबके हाथ में एक एक बर्गर और आइसक्रीम देखते हुए उसने सुनैना की तरफ देखा। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठी रही थी। उसने कुछ भी खाने के लिए पहले ही मना किया था। बर्गर का एक बड़ा सा निवाला खाते हुए अतुल ने सुनैना से पूछा, पर वो डिजिटल कैमरा कहाँ है? पता नहीं, रात को मैंने खिड़की के पास देखा, फिर उठाकर टेबल पर रख दिया। सोचा सुबह होते ही तुम लोगों को दिखाने ले आऊंगी, पर सुबह देखा तो कैमरा वहाँ पर नहीं था। पूरे कमरे में ढूंढा, घर में सभी से पूछा, पर कल रात देखा वो अजीब सा सपना सुनैना ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। सुनैना की बात ध्यान से सुनते हुए अतुल ने पूछा, मतलब तुमने जो पहले देखा था वो सपना था, या दूसरी बार देखा था वो सपना था, या दोनों बार तुम सपने में ही थी? क्योंकि अगर कैमरा तुमने अपने हाथों से टेबल पर रखा था
तो वो तुम्हारे घर में कहीं पर तो होना चाहिए था, तो गायब कैसे हो गया? पता नहीं, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शायद राहुल की जान खतरे में है। पीछे के सीट पर सचिन के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई राधिका ने आइसक्रीम खाते हुए सबसे पूछा, राहुल के बारे में पूछने के लिए उस इंस्पेक्टर ने किसी को कॉल किया था क्या? उसकी बात सुनकर सभी ने नामे गर्दन हिलाया। आगे की सीट पर आंखें बंद कर बैठी सुनैना नाराज होकर बोली, यार सच कहूँ तो मुझे उस पुलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं लगता वो राहुल को ढूंढने की कोशिश भी करेगा। सुनैना की उदासी भरी आवाज सुनकर सचिन ने कहा, क्यों ना हम खुद राहुल को ढूंढने की कोशिश करें? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? विवेक भी सचिन की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हुआ और सुनैना को उसका आइडिया पसंद आया। झट से अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखते हुए सचिन से पूछा, पर वो कैसे? सुनैना, इसके साथ तू भी पागल हो गई है क्या? हम सब रात उस जगह जाएंगे और राहुल की तलाश करेंगे। सचिन की बात सुनकर राधिका ने गुस्से में आंख बबूला होते हुए जोर से सचिन का हाथ दबाया। हाँ, ताकि वो भूत हमें भी गायब कर दें, है ना? बड़ा ही बेतुका आइडिया है। विवेक दोबारा गुस्सा हुआ। विवेक की बात सुनकर राधिका ने कहा, मुझे लगता है विवेक ठीक ही कह रहा है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। चाहे तो हम दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाकर उस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस का काम है। राधिका की बात सुनकर सचिन ने उसे समझाया, राधिका, राहुल पुलिस का दोस्त नहीं था, बल्कि हमारा दोस्त था। पुलिस को उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर हम दोबारा पुलिस स्टेशन गए तो उस पुलिस वाले को ये भी याद नहीं होगा कि हम पिछली बार किस लिए आए थे। सचिन की बात सुनकर राधिका एकदम से चुप हो गई। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सचिन ने दोबारा अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा, हम वहां जाएंगे, पर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे साथ मोबाइल तो होगा ही, साथ ही 2 एक्स्ट्रा कैमरे और ईयरफोन, जिससे कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। साथ ही कुछ और चीज लेकर जाएंगे। सचिन की बात सुनकर अतुल ने पूछा, पर उससे क्या होगा? अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस जगह होता क्या है। सच कहा, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आज तक वहाँ से गायब हो गए हैं। हम इस बात को आज तक एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में देखते थे, पर आज हमारा दोस्त सचमुच गायब हो गया है। सचिन को बीच में रोकते हुए राधिका बोली, आई एम सॉरी यार, पर मैं नहीं आ सकती। आप लोगों को मेरे पापा के बारे में पता है ना? राधिका ने इनकार किया, क्योंकि उसके पापा रात भर बाहर रहने की इजाजत नहीं देने वाले थे। उसकी तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, कोई बात नहीं राधिका, हम समझ सकते हैं। सभी की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, गाइज, मैं इंटरनेट से उस जगह के और वहाँ के रहने के लिए जो रूल्स हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ। विवेक थोड़ा परेशान हो गया। उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, फ्रेंड्स, अगर राहुल को ढूंढना ही है तो रात को ढूंढने की क्या जरूरत है? हम दिन में भी उसे ढूंढ सकते हैं ना? इस घर का पहला नियम है, जो जिस वक्त गायब हो गया है उसे उसी वक्त ढूंढने पर ही मिल सकता है। सुनैना की बात सुनकर विवेक खामोश हो गया। दूसरे दिन पुलिस की वैन उसी बंगले के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा हवलदार गाड़ी की खुली खिड़की से ही बंगले के भीतर जाते हुए इंस्पेक्टर साहब और 2 हवलदारों को देख रहा था। पुलिस की टीम उस बंगले का मुआयना करने पहुंची थी। पूरा बंगला छान मारा, एक एक रूम, एक एक कोना अच्छी तरह से देख लिया। काफी अजीब सी जगह थी। किसी खाली कमरे के भीतर नाखूनों की खरोचों की निशान, कुछ आधी जली मोमबत्तियां, दीवारों के ऊपर अजीब सी डरावनी आकृतियां, जैसे किसी शैतानी ताकत की होने की चिन्ह लग रहे थे। पूरा बंगला अच्छे से देख लिया, पर राहुल के होने का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर इंस्पेक्टर साहब और उनके हवलदारों ने महसूस की, उस बंगले के भीतर किसी के ना होकर भी होने की मौजूदगी उन्हें साफ साफ महसूस हो रही थी। वो अकेले किसी भी कमरे में जाते हैं तो उन्हें साफ साफ महसूस होता था कि उनके पीछे भी कोई आ रहा है, मगर पीछे देखने पर कोई नहीं होता। कमरे में सन्नाटा होने के बावजूद किसी के होने का एहसास पल पल हो रहा था। बाहर सूरज की आग उगलती कड़ी धूप होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी ठंडक शरीर महसूस कर सकता था। काफी देर तफ्तीश करने के बाद इंस्पेक्टर और कांस्टेबल बंगले से निकलकर पास में ही खड़े पुलिस वैन के पास पहुंचे।
दोबारा पीछे मुड़कर बंगले की तरफ देखते हुए कांस्टेबल ने कहा, साहब, ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। इस बंगले के भीतर कुछ भी सामान्य सा नहीं लग रहा था। कांस्टेबल की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने भी उस बंगले पर नजर डाली। सही कहा, मैंने इस बंगले की पूरी हिस्ट्री पता कर ली है। किसी दिन इत्मीनान से बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कांस्टेबल ने पूछा, पर कब बताएंगे साहब? अगर दोबारा कोई गायब हो जाता है साहब, उस दिन बताएंगे। हवलदार की बात पर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे और उनकी पुलिस वैन जंगल के वीराने में बसे उस बंगले के गेट से बाहर निकलकर सुनसान रास्ते से गुजरने लगी। गाड़ी से ही उस बंगले की तरफ झांकते हुए इंस्पेक्टर साहब बोले, हद है यार, ये भूत इतने वीराने में सन्नाटे में इंसानों से दूर रहते हैं, फिर भी इंसान उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब हम बेवकूफ किसे कहें, भूत को या ऐसे इंसान को? सर, ये भूत वगैरह को तो मैं नहीं मानता। मुझे नहीं लगता किसी भूत के चक्कर में वो लड़का गायब हो गया है। मतलब? मुझे लगता है उस मैना के चक्कर में 3 लड़कों ने अपने साथी लड़के को मारकर उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं पर फेंक दिया होगा। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने दोबारा हवलदार से पूछा, ये भी हो सकता है। वैसे ये मैना कौन है और उसका इस केस के साथ क्या कनेक्शन? इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में हवलदार ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, वही सबसे खूबसूरत लड़की, सुनहरे रेशमी बाल, चांदी की तरह बेदाग गोरा रंग, वही जो नीली जींस और जामुनी रंग का शर्ट पहनकर आपके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, जो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, वही जो अपने दोनों हाथ आपके सामने जोड़कर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए विनती कर रही थी। ड्राइवर की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ याद आ गया। हवलदार की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, अरे हवलदार जी, उसका नाम मैना नहीं, नैना, मेरा मतलब सुनैना है। सब बातें करने में मशगूल थे और उनकी गाड़ी धीरे धीरे जंगल के डरावने माहौल से बाहर निकलने लगी। इधर सब दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। 9 बज चुके हैं, चलो काम पर लगते हैं। रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें राहुल की तलाश करनी है। उसी वक्त हम 2-2 की टीम में बंटकर हर कमरे में जाकर राहुल को आवाज लगाएंगे। गलत, हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी साथी को आवाज नहीं लगानी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको अपने जहन में याद रखनी है। मतलब? पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। सभी दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। सचिन ने बंगले के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली। अतुल ने जरूरी चीजों को इकट्ठा किया था। सूरज ढलते ही उन्हें उन जगह के लिए निकलना था। दिए हुए वक्त पर सचिन की कार सुनैना के घर पहुंची। गैलरी से कार की तरफ देखती हुई अपनी माँ को देखकर सुनैना ने हाथ हिलाया और कार में बैठ गई। सबने घर में झूठ कहा था कि वे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। शहर के ट्रैफिक से रास्ता निकलते हुए धीरे धीरे उनकी कार आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में शहर की चहल पहल को पीछे छोड़ते हुए उनकी गाड़ी वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। सभी के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी। किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। रात के घने अंधेरे के बीच जंगल के उस सुनसान रास्ते पर उनकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी की पीली हेडलाइट में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था। पतझड़ का मौसम होने के कारण पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों ने जमीन पूरी तरह से ढक दी थी। बिना पत्तों के पेड़ जैसे हड्डियों का ढांचा बने इंसानी शरीर की तरह दिखाई पड़ रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट में वह इलाका दिल में
खौफ पैदा कर रहा था। कछुए की तरह उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने वाले कार के पहिए एक जगह पर रुक गए, पर कार का इंजन अभी भी शुरू ही था। रात के वीराने में कार के इंजन की आवाज जंगल के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही शोर कर रही थी। विवेक ने डर भरी आंखों से खिड़की के बाहर देखा। शायद वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। कार के भीतर स्टीयरिंग की बाईं तरफ हरे रंग की रोशनी से चमकने वाली डिजिटल घड़ी में 8:15 का टाइम हो चुका था। उस कार के अंदर अभी एकदम चुपचाप बैठे थे। कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। गाड़ी का इंजन अभी भी वाइब्रेट कर रहा था। गाड़ी में बैठे हर एक को अपने दिल की तेज हुई धड़कन के साथ सांसों की आवाज महसूस होने लगी। हमेशा शहर के चहल पहल में बेइंतहा मस्ती करने वाले उन दोस्तों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतना खौफनाक सन्नाटा महसूस नहीं किया था। कार के अंदर बैठे ही बंद दरवाजों पर लगी कांच की खिड़की में से हर कोई बाहर फैले काले अंधेरे को देख रहा था। कुछ देर तक वो सन्नाटा कायम रहा। सुनैना, विवेक, अतुल, क्या तुम लोग सचमुच तैयार हो? तो क्या अब तक ये मजाक चल रहा था? तीर कमान से निकल चुका है भाई। देखो वहाँ क्या होगा, हम राहुल को ढूंढ पाएंगे या हमारे साथ भी कुछ वैसा ही होगा, पता नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ आने का फैसला हमने दिन के उजाले में किया था। विवेक के डरे सहमे चेहरे की ओर देखते हुए अतुल बोला, देख विवेक, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू मत आ। विवेक का दिल अभी भी घबरा रहा था, जाए या ना जाए। पर सुनैना, सचिन, अतुल आज रात उसी पुराने बंगले में रात के वक्त अपने दोस्त राहुल को ढूंढने की ठान चुके थे। चारों ओर फैली घनी झाड़ियों के बीच में से जाता एक कच्चा रास्ता और कुछ ही दूर पर वो भूतिया बंगला। काफी पुराना होने की वजह से बंगले के अंदर लाइट की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए हर एक ने अपने साथ 2 लाइटर और एक माचिस की डिबिया रखी थी, एक बक्सा जिसमें 4 टॉर्च और कई दर्जन मोमबत्तियां थी। सब गाड़ी से उतरे और एक दूसरे की तरफ देखते हुए कच्ची सड़क पर बंगले की ओर चलने लगे। आज शायद अमावस की रात थी। काले आसमान में तारे इस तरह से चमक रहे थे मानो वह घूर घूर कर जमीन पर होने वाली हर एक हलचल को देख रहे थे। बंगले के अंदर पहुंचने से पहले ही डर उनके दिमाग पर हावी हो रहा था, पर उसकी वजह थी जंगल से जंगली जानवरों की आने वाली डरावनी आवाजें। उसी जंगल में कई से भेड़िए की अजीब सी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई काफी दूर तक गूंजने लगी। सभी दोस्त डरी सहमी नजरों से अपने चारों ओर देखते हुए आगे की ओर चलने लगे। उनके हर कदम के साथ जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते आवाज के साथ चकनाचूर हो रहे थे। तभी विवेक ने हाथ आगे करते हुए सबको रोक लिया। क्या हुआ? विवेक ने नजर से इशारा करते हुए उसे नीचे जमीन पर देखने के लिए कहा। सुनैना ने मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए जमीन पर रोशनी डाली और मानो उसके दिल की धड़कन जैसे थम गई। टॉर्च की रोशनी में एक बड़ा काला सांप सड़क के बीचों बीच आराम से पड़ा था। उस काले लंबे सांप पर नजर पड़ते ही सबके कदम एक ही जगह पर रुक गए। जमीन पर पड़े उस सांप ने टॉर्च की रोशनी की तरफ देखा। सभी दोस्त चुपचाप खड़े रहकर उस सांप की एक एक हरकत देख रहे थे। कुछ पल से टॉर्च की रोशनी की तरफ देखने के बाद जोर से फुफकारते हुए अपना जहर रोशनी की तरफ फेंका। वो नजारा देखकर डर के मारे सभी 2 कदम पीछे हट गए। तभी वो सांप सरसराते हुए जमीन पर पड़े सूखे पत्ते के बीच से जंगल में कहीं गायब हो गया। अपने तीनों दोस्तों की तरफ देखते हुए विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज में कहा, चेतावनी, हमें पहली चेतावनी मिल चुकी है कि अंदर मत जाओ। विवेक की तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, ये रही गाड़ी की चाबी। वाकई में तुझे डर लग रहा है तो तू जा सकता है, हम संभाल लेंगे। और हाँ, अगर कहीं पिकनिक मनाने जाने का प्लान बना तो तुझे जरूर बताएंगे। सुनैना की यह बात विवेक को अच्छी नहीं लगी।
यार मैं मजाक कर रहा था। विवेक, आवाज। और सुने ना, मोबाइल का टॉर्च बंद करो, इस टॉर्च से काम चलाओ। बोलते हुए सचिन ने अपने पास की लंबी टॉर्च सुनैना को दी। और फ्रेंड्स, ज्यादा ऊंची आवाज नहीं। हाँ, सबने उसकी ओर देखा और गर्दन से हाँ में इशारा करते हुए चलने लगे। रात के अंधेरे में सामने वाले उस बंगले का नजारा दिल में खौफ पैदा कर रहा था। सभी दोस्त अपने हाथों में ली हुई टॉर्च की रोशनी बंगले की चारों तरफ मारते आगे बढ़ने लगे। सब उस बंगले के बड़े से दरवाजे के बाहर खड़े थे, पर दरवाजे को अंदर की ओर धकेलने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। सब यही सोच रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं। हम सबको फिर एक बार सोचना चाहिए। तो अब भी सोच ही रहा है, अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अतुल ने विवेक को थोड़ा मुस्तैल आवाज में कहा, पर दोनों की बातों को सुनकर भी अनदेखा कर सुनैना ने अपनी आंखें बंद करते हुए लंबी सांस ली और थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए दरवाजा अंदर की ओर धकेल दिया। बंगले के अंदर के उस काले घने अंधेरे में दरवाजे की आकार की रोशनी जमीन पर फैल गई। सुनैना ने पहला कदम बंगले के अंदर रख दिया और उसके पीछे पीछे तीनों दोस्त अंदर आ गए। 9 बज चुके हैं, चलो काम पर लगते हैं। अतुल ने सबकी ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विवेक बोला, रात को 12 बजे से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। 12:30 से 3:30 के बीच हमें किसी भी हालत में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ना है। विवेक की बात खत्म होते ही सुनैना ने कहा, 12:30 से 3:30 के बीच हमें राहुल की तलाश करनी है। उसी वक्त हम 2-2 की टीम में बंटकर हर कमरे में जाकर राहुल को आवाज लगाएंगे। गलत, हमें किसी भी हालत में अपने किसी भी साथी को आवाज नहीं लगानी है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम सबको अपने जहन में याद रखनी है। सचिन की आवाज सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखने लगा। मतलब? विवेक ने पूछा और सचिन तीनों के चेहरे की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोला, पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सचिन की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों दोस्त सचिन की एक एक बात अच्छे से अपने जहन में उतार रहे थे। सबके रंग उड़े चेहरे की ओर देखते हुए सचिन फिर बोलने लगा, जिस भी कमरे के अंदर तुम मोमबत्ती जलाने जा रहे हो, सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे के बाहर से खड़े होकर तुम्हें इस बात को कंफर्म करना है कि भीतर से कोई आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही। अगर कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है तो हमें उस कमरे को छोड़ देना है। मतलब ये कि हमें जिस भी कमरे के भीतर जाना है, सबसे पहले कमरे के भीतर से कोई आहट या किसी तरह की आवाज ना आ रही हो, इसका जायजा लेना है। बिल्कुल सही। अगर कमरे के भीतर सन्नाटा हो तभी उसका दरवाजा खोलना है और वहां मोमबत्ती जलाकर उजाला करने के बाद में जिस कमरे को छोड़ा था उस कमरे के बाहर जाकर दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। अगर सन्नाटा है तो दरवाजा खोलकर हमें वहां भी उजाला करना है। एक बात ध्यान में रखना, हमें किसी को आवाज नहीं लगानी। सभी दोस्त सचिन की एक एक बात सांसें रोक कर सुन रहे थे। यार, ये बात तुम यहाँ आने से पहले नहीं बता सकते? नहीं, अगर पहले बता देता तो मस्ती करने के चक्कर में यहाँ आने से पहले ही तुम सब कुछ भूल जाते। बस हो गया, अब तुम डराओ मत, वैसे भी पूरी तरह से फटी पड़ी है। बोलते हुए विवेक टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा। सबसे पहले हमें घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने होंगे। जिन खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं वहां पर कागज या ऐसे ही किसी चीज का इस्तेमाल करके बंद करना होगा जिसकी वजह से अंदर की रोशनी बाहर ना जा सके या बाहर का अंधकार नजर ना आए। सही कहा तुमने सचिन, सबसे पहले यही काम करते हैं, चलो। विवेक के साथ सुनैना, सचिन के साथ अतुल, 2-2 की टीम में चारों दोस्त घर के दरवाजे और खिड़की बंद करने के लिए निकल पड़े। बंगला कई सालों से बंद होने के कारण दीवारों का रंग उड़ चुका था। जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई पड़ रहे थे। सुनैना और विवेक टॉर्च की सफेद रोशनी में घर के निचले हिस्से की हर एक रूम को चेक करने लगे। कई जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने बैग में लाए हुए न्यूज़पेपर्स निकाले और पेपर टेप से
खिड़कियां ढकने में जुट गए। इधर अतुल और सचिन दूसरे फ्लोर पर जाकर दरवाजों और खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करने लगे। बंगला काफी बड़ा था। एक एक कमरा उन्होंने दोबारा से चेक कर लिया। इस बीच उनका काफी वक्त गुजर चुका था। लगभग 11:30 बज चुके थे। सब दोबारा से हॉल के बीचों बीच खड़े हुए। जिसने जो कमरा बंद किया है वो उस कमरे के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी सचिन ने कहा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे? पहली बात, हमें ये पता करना है कि इस बंगले में कुल कितने कमरे हैं। हमें उन हर कमरे के भीतर जाना है और कमरे की खिड़कियों पर टूटे शीशे पूरी तरह से बंद करने हैं और फिर इसी हॉल में वापस आना है। दूसरी बात, जितने भी कमरे हमने पूरी तरह से बंद किए हैं उन सबको याद रखकर रात 12:30 बजे के बाद दोबारा हर एक कमरे में जाना है और वहां मोमबत्ती जलाकर रोशनी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी बंद अंधेरे कमरे से या खाली अंधेरी जगह से अगर कोई तुम्हें आवाज देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सचिन की बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों दोस्त सचिन की एक एक बात अच्छे से अपने जहन में उतार रहे थे। सबके रंग उड़े। चेहरे की ओर देखते हुए सचिन फिर बोलने लगा, जिस भी कमरे के अंदर तुम मोमबत्ती जलाने जा रहे हो, सबसे पहले उस कमरे के दरवाजे के बाहर से खड़े होकर तुम्हें इस बात को कंफर्म करना है कि भीतर से कोई आवाज या आहट महसूस नहीं हो रही। अगर कमरे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है तो हमें उस कमरे को छोड़ देना है। मतलब ये कि हमें जिस भी कमरे के भीतर जाना है, सबसे पहले कमरे के भीतर से कोई आहट या किसी तरह की आवाज ना आ रही हो, इसका जायजा लेना है। बिल्कुल सही। अगर कमरे के भीतर सन्नाटा हो तभी उसका दरवाजा खोलना है और वहां मोमबत्ती जलाकर उजाला करने के बाद में जिस कमरे को छोड़ा था उस कमरे के बाहर जाकर दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश करनी है। अगर सन्नाटा है तो दरवाजा खोलकर हमें वहां भी उजाला करना है। एक बात ध्यान में रखना, हमें किसी को आवाज नहीं लगानी। सभी दोस्त सचिन की एक एक बात सांसें रोक कर सुन रहे थे। यार, ये बात तुम यहाँ आने से पहले नहीं बता सकते? नहीं, अगर पहले बता देता तो मस्ती करने के चक्कर में यहाँ आने से पहले ही तुम सब कुछ भूल जाते। बस हो गया, अब तुम डराओ मत, वैसे भी पूरी तरह से फटी पड़ी है। बोलते हुए विवेक टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाने लगा। सबसे पहले हमें घर के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने होंगे। जिन खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं वहां पर कागज या ऐसे ही किसी चीज का इस्तेमाल करके बंद करना होगा जिसकी वजह से अंदर की रोशनी बाहर ना जा सके या बाहर का अंधकार नजर ना आए। सही कहा तुमने सचिन, सबसे पहले यही काम करते हैं, चलो। विवेक के साथ सुनैना, सचिन के साथ अतुल, दो की टीम में चारों दोस्त घर के दरवाजे और खिड़की बंद करने के लिए निकल पड़े। बंगला कई सालों से बंद होने के कारण दीवारों का रंग उड़ चुका था। जगह जगह मकड़ी के जाले दिखाई पड़ रहे थे। सुनैना और विवेक टॉर्च की सफेद रोशनी में घर के निचले हिस्से की हर एक रूम को चेक करने लगे। कई जगह खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उन्होंने बैग में लाए हुए न्यूज़पेपर्स निकाले और पेपर टेप से खिड़कियां ढकने में जुट गए। इधर अतुल और सचिन दूसरे फ्लोर पर जाकर दरवाजों और खिड़की के टूटे हुए शीशे बंद करने लगे। बंगला काफी बड़ा था। एक एक कमरा उन्होंने दोबारा से चेक कर लिया। इस बीच उनका काफी वक्त गुजर चुका था। लगभग 11:30 बज चुके थे। सब दोबारा से हॉल के बीचों बीच खड़े हुए। जिसने जो कमरा बंद किया है वो उस कमरे के बारे में जानकारी दे रहा था। तभी सचिन ने कहा, हम कुछ भूल तो नहीं रहे? सचिन की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी अतुल ने कहा, जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक सब कुछ तैयार कर लिया है। अतुल की बात सुनकर सुनैना दोबारा से सबको सूचनाएं देने लगी। अपने अपने मोबाइल हर 15 मिनट में चेक करते रहना, कहीं वो स्विच ऑफ ना हो जाए। मोबाइल का इंटरनेट बंद कर देना ताकि उसकी बैटरी जल्दी खत्म ना हो। हमारे आगे पॉकेट पर लगा और उसके पीछे के कॉलर पर लगे इन दोनों कैमरों को बीच बीच में मोबाइल से कनेक्ट करके चेक करते रहना। सुनैना की बात खत्म होते ही सचिन दोबारा से सबको सूचना देने लगा। यहाँ क्या होने वाला है हमें नहीं पता, यहाँ क्या हो चुका है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक हमें चलना होगा। सचिन को बीच में ही रोकते हुए विवेक बोलने लगा, ठीक है सचिन, पर यार तुम कुछ ज्यादा ही डरा रहे हो। विवेक, मैं ये आप लोगों को डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम जिस बंगले में हैं
यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई इंसानी बस्ती नहीं। इसका मतलब इस सन्नाटे में अगर हम चारों एक साथ पूरी ताकत से भी चिल्लाएं, फिर भी किसी तक हमारी आवाज नहीं पहुंचेगी। आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के डर का सामना नहीं किया। सचिन की गंभीर आवाज को सुनते हुए सुनैना बोली, सही कहा, हमें सब कुछ याद करके रखना है। किसी भी हाल में अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना। अगर किसी बंद दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई तुमको आवाज देता है तो पलटकर उस आवाज को जवाब नहीं देना है। अगर दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई दस्तक देता है तब भी आपको वो दरवाजा नहीं खोलना है, चाहे वो चीखे चिल्लाए, रोए, गिड़गिड़ाए, क्योंकि हमें फंसाने के लिए वो शक्ति कुछ भी कर सकती है। पर हम यहाँ राहुल को ढूंढने आए हैं। अगर किसी कमरे में राहुल फंसा हुआ हो और वो हमें आवाज दे रहा हो तो क्या करे? विवेक का सवाल जायज था। उसकी बात सुनकर सचिन धीमी आवाज में सबकी तरफ देखते हुए एक एक बात समझाने लगा। बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। मान लो अगर किसी कारणवश हम बिछड़ जाते हैं तो अपनी बात को बीच में ही काटते हुए सचिन ने अपनी बैग खोली और उसमें रखे पेन और कुछ कोरे कागज के टुकड़े दिखाते हुए बोला, इस बैग में 2-2 पेन का सेट है और मजबूत धागा भी है। हमें 2 पेन अपने पॉकेट के साथ मजबूती से बांधने हैं। साथ ही ये कुछ कोरे कागज हमारे बीच वाले पॉकेट में रखने हैं। मान लो अगर हम बिछड़ जाते हैं तो जिस भी कमरे में हमें अपने दोस्तों के होने की मौजूदगी का अंदेशा होता है उस पर हमें अपना नाम लिखकर दरवाजे की दूसरी तरफ सरकाना है, ताकि अंदर जो भी है उसे ये पता चले कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। फिर दरवाजे की दूसरी तरफ जो होगा वो उस कागज पर अपना नाम लिखकर तुम्हें दोबारा वो कागज दरवाजे के नीचे से देगा। यही बात राहुल को ढूंढने पर भी लागू होती। सचिन की बात सुनते ही सुनैना ने कहा, मतलब अगर राहुल हमें किसी कमरे से आवाज लगा रहा है तो हमें अपना नाम कागज पर लिखकर दरवाजे के नीचे से राहुल को वो कागज और पेन देना है। अगर कमरे की दूसरी तरफ राहुल है तो वो अपना नाम लिखकर हमें अपने होने की जानकारी देगा और उसके बाद ही हमें वो दरवाजा खोलना है। सब सुनैना की बात ध्यान से सुन रहे थे। उसने फिर एक बार अपने सभी दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, हम सबको एक बात समझनी है, यहाँ पर मौजूद वो आत्माएं अपना नाम नहीं बताएंगी और ना ही हम लोगों का झूठा नाम कागज पर लिखेंगी। अगर दरवाजे के नीचे से सरकाई हमारी चिट्ठी का जवाब नहीं मिलता है तो समझ लेना कमरे के भीतर राहुल या हमारा बिछड़ा साथी नहीं है। और अगर उस कमरे के भीतर से कोई आवाज या दस्तक नहीं आती है तभी हमें वो दरवाजा खोलकर उस जगह उजाला करना है। सुनैना की बात सुनकर अतुल हैरान हो गया। सुनैना, लगता है तुमने भी काफी जानकारी इकट्ठा की है। अतुल की बात सुनकर सुनैना कुछ बोले तभी विवेक बोल पड़ा, सुनैना राहुल के पीछे, राहुल भूतों के पीछे और वे भूत हम सब के पीछे। टू मच फन। सचिन ने विवेक को चुप रहने का इशारा किया और फिर बोलने लगा, इस बैग में मोमबत्ती जलाने के लिए लाइटर और माचिस की डिब्बिया भी है, साथ ही 4 टॉर्च भी है। सब एक टॉर्च, एक लाइटर और एक माचिस की डिब्बिया अपनी जेब में रख लो। चाहे कुछ भी हो जाए अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना। सचिन, वैसे भी मोबाइल का टॉर्च तो है, तो इस एक्स्ट्रा टॉर्च की क्या जरूरत थी? हमारे पास रोशनी के जितने सोर्स होंगे हम उतने ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और कोई सवाल? सचिन की वो गंभीर आवाज उस जगह फैले वीरान सन्नाटे में गूंज रही थी। सचिन की बात सुनकर सब खामोश नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गुड, चलो चीजें उठाओ और जैसा कहा है वैसा करो। सबकी नजर अपने हाथों में लिए मोबाइल की स्क्रीन पर थी। 12 बज चुके थे। सब तैयारी में जुट गए। सुनैना ने अपनी जीन्स की दाई पॉकेट में लाइटर और बाई पॉकेट में माचिस की डिबिया रखी। अतुल ने कोरे कागज पिछली पॉकेट में सरकाए। तभी सचिन का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल की स्क्रीन पर नंबर देखते हुए सचिन ने कॉल रिसीव किया। बोलो। चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा। लव यू जान। सबकी तरफ देखते हुए सचिन ने कहा, सॉरी यार, राधिका का फोन था, बेकार में फिक्र कर रही थी। और मोबाइल की तरफ देखकर वो खुद भी चौंक गया। उसके हाथ में मोबाइल नहीं था। उसका मोबाइल अभी भी उसकी पॉकेट में ही था। वो समझ गया था कि कुछ अजीब सा हुआ है। सबको इस तरह डरा हुआ देखकर सचिन
धीमी आवाज में बोला। मैं तो मजाक कर रहा था, चलो काम पर चलते हैं। लेकिन सुनैना को पता चल चुका था कि यह मजाक नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले नजरों से इशारा करते हुए दो की टीम में बट गए। हॉल के बीचों बीच रखी हुई दूसरी बैग सुनैना ने खोली और उसमें से एक मोमबत्ती निकाली। तभी अपने एक हाथ में लाइटर और माचिस की डिबिया देखते हुए विवेक बोला। यार, लाइटर के होते हुए माचिस की डिबिया की क्या जरूरत थी? सचिन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले हम हॉल के भीतर कुछ मोमबत्तियां जलाकर रखते हैं ताकि यहाँ पर उजाला हो सके। उसने टॉर्च जमीन पर रख दी, जेब से लाइटर निकाला और अंगूठे से उसका बटन दबाया, पर लाइटर जल नहीं रहा था। उसने दोबारा कोशिश की और फिर लाइटर की खट 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 इस तरह की आवाज उस बड़े से खाली पड़े हॉल के अंदर हर कोई साफ साफ सुन रहा था। 1 2 3 4 5। सुनैना लगातार लाइटर जलाने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर सब हैरान हो गए। सुनैना के हाथ का लाइटर ना जलता देख हर किसी ने अपने पॉकेट से लाइटर निकाला और चेक करने लगे और मानो सबके होश उड़ गए। किसी के भी हाथ का लाइटर नहीं जल रहा था। हर कोई डर भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगा। विवेक का तो गला ही मानो सूख गया। सब कोशिश कर रहे थे। खट 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 उस बंगले के भीतर गहरे काले सन्नाटे में सिर्फ लाइटर को जलाने की आवाज गूंज रही थी और अगले ही पल सबके हाथ के लाइटर जैसे एक साथ चल पड़े। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अपनी सांसें थामकर हाथ में जलता हुआ लाइटर की पीले लौ को देखते हुए सुनैना ने सब दोस्तों की ओर एक नजर डाली और कहा, शायद खेल शुरू हो चुका है। शायद खेल शुरू हो चुका है। सुनैना की बात सुनकर दबी आवाज में विवेक ने कहा, अब बिना वक्त गवाए हमारे पास जितनी भी मोमबत्तियां हैं वो सब जलाते हैं। ठीक है, जो कहा है उसमें से एक बात याद रखना, हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारी एक गलती हमें मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफी है। सचिन की बातें सुनकर विवेक ने टॉर्च शुरू की और सुनैना के साथ नीचे वाले फ्लोर पर चलने लगा। तो सचिन और अतुल दबे पैरों से सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना आवाज किए दूसरे फ्लोर की मंजिल पर चलने लगे। सभी बहुत ही सावधानी से काम कर रहे थे। निचले फ्लोर पर सुनैना पूरी सावधानी से कमरे के भीतर का जायजा लेती और दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर मोमबत्ती जलाकर उसे वहां रख देती। शर्त के मुताबिक बंगले के हर कोने में रोशनी करनी थी और इसी बंगले में एक कमरा ऐसा भी था जहां राहुल की मौजूदगी होने का अंदेशा था। इसीलिए उन्हें कमरे में सिर्फ रोशनी ही नहीं करनी थी, बल्कि उस पूरे कमरे की अच्छे से तफ्तीश कर राहुल को भी ढूंढना था। साथ ही अगर एक भी कोना अंधेरे में घिरा रहता है तो वे आत्माएं उनमें से हर एक को उसी घने अंधेरे में घसीट कर ले जाएंगी। एक एक कर रूम खोलते हुए वहां पर मोमबत्ती को लाइटर से जलाकर रख दिया। विवेक सिर्फ उसके साथ डरा सहमा सा चला रहा। दोनों चलते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज भी ना आए। वैसे ही दबे कदमों से सुनैना एक दरवाजे के पास रुकी। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी विवेक ने कुछ आहट महसूस की। उसने हाथ के इशारे से सुनैना को दरवाजा खोलने से रोका। सुनैना ने गर्दन से ही इशारा करते हुए उसे पूछा और विवेक ने अपने हाथों से उसे चुप रहते हुए कानों से दरवाजे की दूसरी तरफ से आने वाली आहट को महसूस करने को कहा। सुनैना ने डरी सहमी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। डर के मारे सुनैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। सांसें रोककर वो उस आहट को महसूस करने की कोशिश करने लगी, पर उसे तो कोई भी आवाज या कोई ऐसी आहट महसूस नहीं हो रही थी। उसने दोबारा गर्दन हिलाकर विवेक से सवाल किया,
पर विवेक ने उसे वैसे ही चुपचाप बिना हिले खड़ा रहने के लिए हाथों से इशारा किया। विवेक की आंखों में बसा खौफ देखकर सुनैना समझ चुकी थी कि जरूर कुछ है। विवेक ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए सुनैना से बिल्कुल आवाज ना करने का इशारा किया। इधर सचिन और अतुल टॉर्च की रोशनी में एक एक रूम के अंदर जाते हुए पूरी सावधानी के साथ मोमबत्तियां जलाने लगे। वे दोनों भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज भी ना आए। एक कमरे के बाहर खड़े होकर उसके भीतर का जायजा लेते हुए सचिन ने उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खोलते ही कमरे के भीतर से एक अजीब सी गंध उनके नाक के भीतर घुस गई। उस गंध से सचिन खांसने लगा। अगले ही पल उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपना मुंह ढक लिया ताकि खांसने की आवाज ना आए। सचिन दबे कदमों से दरवाजे के भीतर चला गया। उसके पीछे अतुल भी दबे कदमों से अंदर आया, पर अंदर पैर रखते ही उसे भी वही बदबू महसूस हुई। एक हाथ में टॉर्च ठीक से पकड़ते हुए उसने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और मुंह ढक लिया। सचिन ने कमरे के भीतर मोमबत्ती जलाकर एक जगह पर रख दी। तभी अतुल ने टॉर्च की रोशनी बाथरूम के दरवाजे पर डाली। अतुल का इशारा समझ के हाँ में सर हिलाते हुए सचिन बाथरूम की तरफ चलने लगा। दोनों की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। सचिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर थोड़ा नजदीक खड़ा हुआ। दरवाजा खोलने से पहले भीतर कुछ आहट महसूस होती है या नहीं, इसका जायजा लेने लगा। पीछे खड़ा अतुल भी अपनी सांसें रोककर सब कुछ देख रहा था। शांत, बिल्कुल शांत, इतना सन्नाटा कि हल्की से हल्की आवाज भी वह बिल्कुल साफ सुन सकते थे। अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मतलब साफ था कि अंदर कोई नहीं है या किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति अंदर मौजूद नहीं है। सचिन ने एक बार अतुल की ओर देखा। अतुल ने भी उसकी ओर देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। वह अतुल का इशारा समझ गया। उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई और दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया ही था कि तभी एक बेहद डरावनी आवाज सचिन ने बिल्कुल साफ साफ सुनी। बाथरूम के उस दरवाजे पर तेज धार वाली नुकीली चीज से हल्के हल्के खरोचने की आवाज, वह धीमी सी आवाज सुनकर सचिन ने अतुल की ओर देखकर कानों की तरफ इशारा करते हुए आवाज के बारे में इशारा से ही पूछा। अतुल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई। मतलब दोनों को वो आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों बिना आवाज किए बिल्कुल शांत अपनी सांसें रोककर एक ही जगह पर खड़े रहे और कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। दोबारा से सब कुछ एकदम शांत हो गया। अतुल की तरफ देखते हुए सचिन दबे पांव से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दाएं हाथ से टॉर्च की सफेद रोशनी दरवाजे पर डालते हुए अपना बायां हाथ कुंडी की तरफ बढ़ाया ही था कि अंदर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उस कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे के बीच दरवाजे पर हुई उस दस्तक ने कुछ पल के लिए ही सही पर दोनों की सांसें रोक दी। अतुल के दिल की तो धड़कन ही रुक गई। अपने डर पर काबू रखते हुए सचिन ने दरवाजे की कुंडी से धीरे से अपना हाथ हटाया। अतुल ने अपने एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया। सचिन ने अतुल को शांत रहने का इशारा किया। बिना आवाज किए होठ हिलाते हुए कहा, राहुल हो सकता है। अतुल ने भी अपने डर के ऊपर काबू रखते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और अपने पॉकेट से एक कोरा कागज निकाला। उस कागज पर नाम लिखने लगा, पर डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हालत देखते हुए सचिन ने पेन और कागज अपने हाथ में लिए और उस पर अपना नाम लिखकर वो कागज और पेन दरवाजे से दूसरी तरफ सरकाया। दोनों दरवाजे से थोड़ा दूर हटकर डरी सहमी नजरों से दरवाजे के बीच रखे उस पेन और कागज पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। दोनों सांस रोककर सब कुछ देख रहे थे। एक गहरा जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। दोनों को अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी नजरें दरवाजे पर गड़ी हुई थी कि तभी अंदर से दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दस्तक सुनकर अतुल की रूह कांप गई। उसका थर थर कांपता शरीर डरी सहमी नजर उसके दिल में छुपे डर जाहिर कर रही थी। सचिन ने इशारे से ही उसे अपने ऊपर काबू रखने के लिए कहा। दरवाजे के नीचे रखे हुए उस पेन से बंधे धागे का एक सिरा सचिन के हाथ में था, जिससे सचिन उस पेन को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचने लगा। अतुल ने टॉर्च की रोशनी पेन के ऊपर डाली ही थी। सचिन अब पेन उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि तभी अतुल ने हाथ में पकड़ी टॉर्च अचानक बंद होने लगी। काला घना अंधेरा
पूरे कमरे में फैल गया और तभी मुंह से दर्दनाक चीख निकली। उसने जैसे तैसे एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया और दोबारा टॉर्च जलने लगी। अतुल ने सचिन की ओर देखा। सचिन दर्द से कराह रहा था। उसने अपना हाथ टॉर्च की रोशनी में लिया और वो नजारा देखकर अतुल की रूह कांप गई। वह पेन सचिन के हाथ में घुसकर दूसरी तरफ से बाहर निकला था। सचिन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और रुमाल को मरोड़कर अपने मुंह में घुसा लिया। डरी सहमी आंखों से अतुल ये सब सिर्फ देख रहा था। सचिन ने दाएं हाथ से पेन पकड़ा और उसे अपने हाथ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसे काफी दर्द हो रहा था। हाथ से टपकने वाली खून की बूंदें अब नीचे जमीन पर गिरने लगी। सचिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही झटके में हाथ में घुसे उस पेन को बाहर निकाल दिया। पेन बाहर निकलते ही जैसे लाल गाढ़े खून की धारा ही हाथ से निकलने लगी। उसने अपने मुंह से रुमाल निकाला और अतुल के हाथ में देकर जख्म पर बांधने का इशारा किया। टॉर्च की सफेद रोशनी में सचिन के हाथ से निकलने वाला खून बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। जैसे तैसे अतुल ने कांपते हुए सचिन के हाथ को रुमाल से बांधा और फिर एक बार बाथरूम के अंदर से एक बार जोरदार दस्तक हुई। सचिन ने उसे इशारे से ही चुप रहने के लिए कहा। अपने एक हाथ से मुंह दबाते हुए अतुल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई। सचिन ने उसे पीछे हटने का इशारा किया और अतुल भी एक एक कदम पीछे की ओर चलने लगा। दोनों बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास खड़े होकर उस बाथरूम के दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। नीचे जमीन पर काफी खून फैला था। दोबारा से उन्हें वही दस्तक सुनाई दी। मतलब साफ था कोई दरवाजे के उस पार है। अतुल ने अपनी दबी आवाज में सचिन से कहा, सचिन, ये काफी डरावना है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसकी आवाज में डर था, खौफ था, एक अजीब सी दहशत थी। पर उसका हौसला बढ़ाते हुए सचिन ने दबी हुई आवाज में कहा, हम सब यहाँ खुशी से या मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा दोस्त राहुल लापता हो चुका है और हमें उसकी तलाश करनी होगी। उसे ढूंढे बगैर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। हम में से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। डरा सहमा अतुल दरवाजे की ओर देखने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दोबारा सचिन ने कहा, मैं दिल से कह रहा हूं, अगर तुम्हें सच में डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो। हम सब संभाल लेंगे और कोई तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा या डरपोक नहीं कहेगा, क्योंकि डर तो मुझे भी तुमसे ज्यादा लग रहा है। सचिन की बातें सुनकर अतुल के दिल में बसा डर कम हो गया। अब यहाँ से एक साथ ही बाहर निकलेंगे। अतुल का आत्मविश्वास देखकर सचिन को अच्छा लगा। अब तक बाथरूम के दरवाजे के भीतर से आने वाली दस्तक रुक चुकी थी। सचिन टॉर्च आगे करते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसके पीछे अतुल भी एक एक कदम बढ़ाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही दोबारा से अंदर से आने वाली आहट को महसूस करने की कोशिश की, पर अब कोई भी आवाज, कोई भी आहट महसूस नहीं हो रही थी। सचिन ने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया ही था कि अतुल ने उसे रोका। अतुल ने अपना हाथ दरवाजे की कुंडी पर रख दिया और धीरे से कुंडी सरकाई। कुंडी सरकाने की वो आवाज उस वीरान सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही तेज आ रही थी। दोनों की सांसें थम चुकी थी। अतुल ने धीरे से दरवाजा अंदर की ओर खोला और सचिन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। बड़ा ही आलीशान बाथरूम था, पर अंदर कोई नहीं था। बस एक जगह आधी जली मोमबत्ती पड़ी थी। दरवाजा खुला रखकर एक मोमबत्ती अंदर जलाकर दोनों उस रूम से बाहर निकलने लगे। इधर सुनैना और विवेक दोनों उस कमरे के बाहर अभी भी खड़े होकर अंदर से आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। विवेक, मुझे अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सुनैना, मैंने इस दरवाजे पर हुई दस्तक साफ साफ सुनी है, इसलिए इस कमरे को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वापस आकर यहाँ पर मोमबत्ती जलाएंगे। सुनैना ने विवेक की बात मानते हुए दरवाजे की कुंडी के पास गया। अपना हाथ पीछे लिया ही था कि अंदर से सचमुच किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक इतनी तेज आवाज हुई कि मानो कोई दरवाजा पीट पीट कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सुनैना उस दरवाजे की तरफ दहशत भरी नजरों से देखते हुए एक झटके से 2-3 कदम पीछे हट गई। साथ ही विवेक भी उस दरवाजे से दूर चला गया। दस्तक दोनों ने साफ साफ सुनी थी। दोनों उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे की ओर दबे कदमों से चलने लगे। दूसरा कमरा पास में ही था। सुनैना ने अपना मोबाइल पॉकेट पर लगे कैमरे से कनेक्ट किया। वह ठीक से काम कर रहा था।
दोनों दबे कदमों से चलते हुए अगले कमरे के पास आ गए। एक अजीब